हेलो गाइस, आइए आज हम कुछ बायोसाइंस के बारे में पढ़ते हैं। और बायोसाइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्टार्टिंग है हमारा, वो है कोशिका यानी सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, या जो इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं वो किसके आधार पे बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोशिका से संबंधित है। तो कोशिका जो है, अगर मैं ये कहूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आप पहले समझ लीजिए। जीवन की आधारभूत और कार्यात्मक इकाई बोला गया है कोशिका को। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक कोशिका से लेके असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है। सिंपल तौर पे अगर मैं आपको ये समझाऊं कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग मतलब हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट है उसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं उसको। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर पूरी बॉडी यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, परिसंचरण तंत्र है, या फिर हम ये बोल लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस तरह से हमारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है उसका निर्माण होता है। और उसके बाद में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बायोसाइंस के बच्चों के लिए भी है, नीट के बच्चों के लिए भी है, 11th 12th के बच्चों के लिए भी है। इवन मैं ये बोल रही हूँ आपको कि आप 7th से लेकर 12th तक के बच्चों के जो चैप्टर हैं बायोसाइंस के चैप्टर, उसमें कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम ये कहें कि बिना कोशिका के हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमारी जो बॉडी क्या, असंख्य कोशिकाएं जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, उनसे मिलकर बनी है। तो अब यहाँ पे जब हम कोशिका की बात कर रहे हैं, तो जो जीवों की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा। क्रियात्मक मतलब जो बॉडी हमारी चल रही है वो किससे चल रही है, कोशिका से चल रही है। पूरी कोशिका के ऊपर ही डिपेंड है। कोई पेड़ अगर अब टिका हुआ है तो काय पे, वो कोशिका पे टिका हुआ है या सेल पे टिका है। तो ये कार्यात्मक इकाई है। फिर आता है हमारा कोशिका के प्रकार। अब जब हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं तो रचना के आधार पर क्या होता है, दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा आप, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक है वो विकसित है, जैसे हम लोग, ठीक है। तो पेड़ पौधे ये सब क्या विकसित है। तो यूकैरियोटिक क्या है, विकसित कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रारंभिक और सरल कोशिका है। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये तो पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि अगर हम बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें जो पौधे हैं जिसका रंग हरा होता है, इसके कारण एक डिफरेंस पता चलता है। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल के कारण क्या होता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पता चलता है। क्लियर बात। फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोशिका की संरचना। अब कोशिका की जो संरचना है वो 3 चीज़ों से बनी है। क्लियर, बिल्कुल दिमाग में आप बिठाइए, एक एक स्टेप बताती जा रही हूँ मैं आपको। पहली है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे हम। दूसरी है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तीसरा आता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कितने भाग हो गए, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 3 चीजें हो गई। तो कोशिका 3 भागों में बटी है। अब जब कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल भी आती है, कोशिका भित्ति भी आती है, जो प्लांट के अंदर पाई जाती है। ठीक, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट का क्या होता है, भाग, जो तने वाला भाग होता है मोटा होता है। तो वहाँ पर क्या होती है कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वहाँ की मोटी होती है। इसलिए क्या होता है, पेड़ आसानी से कटते नहीं हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है, उसका जो तना होता है क्या होता है, मोटा होता है। फिर यहाँ पर हम कोशिका द्रव के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्लियर करिएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फर्स्ट, यहाँ पे आपको पूरा PDF मिलेगा, आप उसको आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ठीक, फिर आता है गोल्गी काय, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। फिर आता है लाइसोसोम,
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये। अब लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है कि जो सेल हमारी एक एज होने पर जो ख़त्म हो जाती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स क्या होती हैं, मरती भी हैं और आपस में बन भी जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं कट लगता है तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद वैसा ही हो जाता है ना पूरा बॉडी, तो ये आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा जो कोशिका है उसका क्या है, पावर हाउस है। ठीक, पावर हाउस किसे कहा गया है? कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, आप याद आराम से सुनिएगा। फिर आता है लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। जो कलर बनते हैं ना अलग अलग, तो ये क्या होते हैं, लवक होते हैं। फिर आता है रसधानी माने वैक्यूल। फिर आता है तारका मतलब सेंट्रोसोम। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, कोशिका द्रव के अंदर पाई जाती हैं। आपसे वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इवन आपका जो 11-12 है उसमें पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका द्रव के अंदर क्या पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कोशिका द्रव के अंदर पाई जाती है। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात जैसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ ये इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, और क्रोमेटिन या जालिका मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। बात क्लियर करिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और यहीं से हम कहते हैं ना, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं, फिर आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज़ें, ये क्या है, कोशिका का प्रकार प्लस यहाँ पे कोशिका की संरचना है। अब हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, कोशिका को पढ़ने के बाद हमारा आता है कोशिका विभाजन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले तो यहाँ पे सेल में से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि क्या है, जनरली सभी लोग पढ़ते हैं इतना। तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री। क्लियर, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब ये माइटोसिस जो है, ये वाला जो है असूत्री विभाजन, ये जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ में होता है। किस में होता है, क्लियर करिएगा एक एक बात को, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ में। अब यहाँ पे जो समसूत्री है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप कहेंगे तो मैं इन सारी जो स्टेज है इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो समसूत्री विभाजन जो उसकी इतने फेज होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक, कितने होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक, और इसके बाद में आता है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है, मियोसिस है। अब जो मियोसिस है, जब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जंतु हैं, जो मेल फीमेल जिसमें अलग अलग होते हैं, जंतुओं में स्पर्म और ओवम, और पौधों में मेल और फीमेल, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर करिएगा बात को, अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं में स्पर्म, ओवम बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर मेल और फीमेल जो है पौधे, उसमें जो युग्म यानी जो जोड़े होते हैं उनको डिफरेंस करते हैं। अब क्या होता है, मियोसिस, और ये जो मियोसिस है इसको भी क्या करा, 2 भागों में कर दिया है। ठीक, पहला है विषमरूपी, दूसरा है समरूपी। अब इसमें क्या, हेट्रोट्रॉपिक और होमोट्रॉपिक। क्लियर। अब जो हेट्रोट्रॉपिक है उसमें क्या है, इतने फेज आए हैं, याद रखिएगा। हेट्रोट्रॉपिक में कितने फेज आ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर आएगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो उसके बाद में आती है विश्रामावस्था। बीच में क्या होता है, एक गैप होता है। उसके बाद क्या होता है, होमोटॉपिक जो है वो शुरू होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। अभी मैं आपको बता रही हूँ कोशिका विभाजन है क्या। फिर हमारी जो एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है वो है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस होता क्या है, हमने पढ़ा तो है, यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा। तो जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या होता है, केंद्रक के विभाजन के बाद, अब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है उसका विभाजन हुआ, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होना।
अब यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जो कोशिका विभाजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है, एक सेल है, दूसरी सेल बनेगी, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, पांचवी बनेगी। तो क्या होता है वहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो सेल है, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफली आपको बता रही हूँ। सपोज करो ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, क्लियर। तो क्या होता है कि ये सेल, ये जो केंद्रक है, ये क्या होता है, दो भागों में टूटता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक। जब ये टूटता है उसके बाद में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्या होता है, दो भागों में अलग हो जाता है और यहाँ पे दो सेल बन जाती है हमारी, ठीक है बेटा। ये हमारी दो सेल बन गई, ये इस तरह से साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया और केंद्रक भी अलग हो गया। ये होता है कोशिका विभाजन। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। एक कोशिका का दो कोशिकाओं में बंटना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये जितनी प्रोसेस हैं, जितनी भी ये स्टेप हैं इनकी कोशिका विभाजन की, कि इनको मैडम आप समझा दीजिए तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी जो है ये मैंने आपको एक पूरा सेल के बारे में एक छोटा सा आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा और प्लीज़ आप है ना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।